गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर जिसमें हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे अपने इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, composite rent, tax treatment of composite rent, and last but not the least is the computation of income under head house property. हम इस पूरे चैप्टर को अपने 4 या 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि हमारा पहला पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए बाकी पार्ट्स के लिए भी। दोस्तों, चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन हमें बताता है कि कैसे कोई इनकम किसी पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगी, मतलब क्या बेसिस होगा जिसके बेसिस पर हम अपनी इनकम को उस हेड में टैक्सेबल करेंगे। सिंपल सा है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which SSC is owner shall be subject to income tax under head income from house property। यहाँ पर 3-4 कीवर्ड्स हैं, आप उनको ब्रेक करेंगे आपको पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू है। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है या लैंड है, अपरटेनेंट thereto जो उनसे जुड़ी हुई है, ऑफ विच द SSC इज द ओनर, जिसका SSC ओनर है, shall be subject to income tax, वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन, इस बात का एक एक्सेप्शन है। सच प्रॉपर्टी और एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन carried on by him, the profit of which are chargeable to income tax under head PGBP। क्लियर? यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी एनुअल वैल्यू आपने रिसीव करी, इट मींस रेंट, आपने कोई रेंट रिसीव किया एक ऐसी प्रॉपर्टी का या ऐसी बिल्डिंग का या ऐसे लैंड का जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका एसएससी ओनर है, वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वो प्रॉपर्टी या उसका कोई भी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। ऐसी प्रॉपर्टी का यूज उसके अपने खुद के बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई केस आता है, देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप सीधा सा एक एग्जांपल कोरिलेट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। लेट्स से आपके पास 2 मकान है, एक मकान में आप रहते हैं, एक आपने रेंट पर दे दिया, तो जो भी आपको रेंट मिलता है दैट रेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू है वो उस प्रॉपर्टी की जो आपको मिली, आप उसके ओनर हैं, दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है जिसके बेसिस पे ही हम उसको टैक्सेबल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू, मतलब प्रॉपर्टी और बिल्डिंग लैंड से जुड़े हुए होने चाहिए। प्रॉपर्टी शुड नॉट मीन अ एयर, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लैंड से जुड़ी हुई नहीं है, दैट मींस दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? सो बिल्डिंग इंक्लूड not only residential building but also factory building, office, shop, godown and other commercial premises। ये सभी हमारे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगे। प्रॉपर्टी का मतलब केवल रेजिडेंशियल नहीं होगा, प्रॉपर्टी आल्सो इंक्लूड द कमर्शियल। क्लियर? लैंड अपरटेनेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन और गैरेज। अगर आपने कोई गार्डन बनाया, उसके ऊपर शेडो बना दी, गैरेज बना दिया, दैट इज अपरटेनेंट टू, मतलब लैंड वहां पर जुड़ा हुआ है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे सर्कस टेंट होते हैं, एग्जीबिशन स्ट्रक्चर होते हैं, पोर्टा केबिन्स होते हैं, सो दीज आर नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, इन्हें हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। बिल्डिंग डू नॉट इंक्लूड इनकम्प्लीट यूनिट और विच इज नॉट अ कंडीशन टू यूज। अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं डाला जाएगा और उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिया जा सकता। प्रॉपर्टी मींस ऐसी प्रॉपर्टी विच इज अ रेडी टू यूज इन अ कंडीशन। Income from letting out of a vacant land is however taxable under head income from other source। क्लियर है?
अगर आपने कोई खाली लैंड को लेट आउट कर दिया तो उससे आने वाला किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा, दैट विल बी ए टैक्सेबल अंडरहेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लैंड, ओनली लैंड इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ पर? सो इन कुछ कंडीशंस का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी कंडीशन आती है एसएससी मस्ट बी अ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। आपने अगर चार्जेबिलिटी का सेक्शन देखा होगा तो उसमें कीवर्ड था ओनर होना चाहिए। So यहाँ पर लिखा है SSC must be a owner of house property. If SSC is not a owner of house property, then income is not chargeable under head income from house property for that SSC. So owner is a person who is entitled to receive from the property in his own right. Owner का मतलब आप जो समझते हो वही है, थोड़ा सा मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा, बट जनरल टर्म्स में ओनर का मतलब जो आप समझते हो, ओनर मतलब जिसको अधिकार है उस किराए को रिसीव करने का, जिसको अधिकार है उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को रिसीव करने का। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इन द नेम ऑफ ओनर इज नॉट नेसेसरी। आपने सुना होगा प्रॉपर्टीज जीपीए पर भी बेची जाती हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी पर, और रजिस्ट्री पर भी बेची जाती हैं। सो अगर रजिस्ट्री हो गई है तो क्लियर कट केस है कि यू आर अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी बिकॉज पेपर आर इन योर नेम। बट अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उस केस में भी हम आपको ओनर मान लेंगे। ये क्लॉज ये क्लैरिफाई करता है कि इन केस ऑफ अ जीपीए यू आर ओनली द ओनर। जीपीए जिसके नाम पर होगी वो ओनर माना जाएगा। ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो तो है ही है, डीम्ड ओनरशिप भी है। अब डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि आप ओनर हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, बट हम आपको ओनर मान लेंगे। देयर आर फ्यू केसेस which we will discuss at a later stage of next video, जिसमें हम बात करेंगे डीम्ड ओनर कौन होते हैं। तो यहाँ पर केवल इतना क्लैरिफाई किया गया है, ओनरशिप इंक्लूड अ डीम्ड ओनरशिप, मतलब ओनर जो है वो तो है ही है, उसके अलावा अगर हमने किसी को डीम्ड ओनर मान लिया वो भी हमारे लिए ओनर है। द पर्सन who owns the building need not also be to a owner of land upon which the building stand। जरूरी नहीं है कि लैंड भी आप ही का होना चाहिए। अगर बिल्डिंग आपकी है तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी आपकी है। मींस हो सकता है मैंने लैंड को लीज पर लिया हो किसी से, लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग अपनी बनाई हो तो वो बिल्डिंग मेरी प्रॉपर्टी है। इन दैट केस द इनकम कमिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन माय हैंड्स ओनली। क्लियर? सो लैंड जरूरी नहीं है मेरा ही होगा तभी इनकम मेरी आएगी। Income from subletting is not taxable as income from house property. It will be taxable income from other source. अगर आपको एक प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पर दी, उसने फर्दर किसी को रेंट पर दे दी, then that income will not be taxable under head house property. इसका रीजन इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी में, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करने के लिए तीन कंडीशन थी, लैंड बिल्डिंग जुड़े हुए होने चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा आप ओनर होने चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन मिसिंग है ओनर वाली, इसलिए वो इनकम उस पर्सन के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी, रादर इट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तीसरी कंडीशन है प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज ओन प्रोफेशन और बिजनेस। प्रॉपर्टी का आपका अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही यूज करेंगे तो आप अपने आप को रेंट कैसे पे करें। इसके बाद आते हैं कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कि जो हमने ऊपर बातें पढ़ी हैं उसमें ये बात इंक्लूड नहीं होगी, और अगर ऐसा कोई केस होगा तो इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला देख लेते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर हेड पीजीवीपी। जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं वो सारी एनुअल वैल्यूज, मतलब वहां से जो आएगा किराया, जितना भी किराया होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज टू बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। फर्स्ट, portion of property occupied by the SSC for the purpose of any business or profession carried on by him। ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन जो आप खुद रन करते हो, आपका अपना है, तो उस पोर्शन का जो रिलेटिवली या प्रोपोर्शनेटली एनुअल वैल्यू होगा वो आपका इनकम फ्रॉम पीजीवीपी में ही टैक्सेबल होगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Second, property of an SSC engaged in the business of letting out of a property। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपका बिजनेस ही लेट आउट करना होता है, तो उस केस में आपकी इनकम जो होगी दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट शुड बी
taxed as an PGBP। क्लियर है? उसके बाद आता है where the property is let out with the object of carrying on a business of the SSC in an efficient manner, then the rental income is taxable as an business income. Related expenses are also deductible in computing such business income। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपने किसी कैफेटेरिया वाले को वो एक प्रेमाइसेस अपना लेट आउट कर दिया। अब क्योंकि आपने वो प्रेमाइसेस कैफेटेरिया वाले को लेट आउट किया है, इसलिए ताकि आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में कैफेटेरिया सर्विसेज चलती रहें, रिफ्रेशमेंट, इस तरह की कन्फेक्शनरी आइटम या रिलेटेड फूड आइटम आपको F&B सर्विसेज वहां पर मिलती रहे। तो ऐसा करना आपके लिए जरूरी हो गया था आपके अपने बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए। Then in that case, the whatever rental you receive is not going to taxable under head income from house property, rather it will be taxable as an business income। क्लियर है? एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको डिडक्टेबल हो जाएंगे एज कंप्यूटेड इन अ बिजनेस। इसके बाद आता है दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एज एन स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे उन लोगों की जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, जो बिल्डर काइंड ऑफ एंटिटीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हमने लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज under the head income from house property where it is held by the SSC as an stock in trade of a business also। सिंपल सा मीनिंग देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, annual value of the house property will be charged under the head income from house property where it is held by the SSC as stock in trade। मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग को बनाकर उसको बेचने के लिए रखा हुआ है, आपका बिजनेस है बिल्डिंग खरीदना, बेचना, बनाना, बेचना, इस तरह का आपका बिजनेस है। तो ऐसे में आपके लिए बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं है, आपके लिए बिल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं है, आपके लिए बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके लिए बिल्डिंग स्टॉक है। मान लीजिए आपकी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल आपके लिए स्टॉक है। तो ऐसे ही अगर आपका बिजनेस ही बिल्डिंग्स खरीदना, बेचना, बनाना, बेचना है तो उस केस में बिल्डिंग इज अ स्टॉक फॉर यू। अब यहाँ पर क्या हुआ, बिल्डर्स के लिए प्रॉब्लम हो गई। बिल्डर्स ने 26,000 फ्लैट्स बनाए, एक पूरा टाउनशिप क्रिएट किया, टाउनशिप में 26,000 फ्लैट्स बनाए। उन 26,000 फ्लैट्स को वो किराए पर नहीं दे पाया या बेच नहीं पाया। तो लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता था, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है, उन खाली प्रॉपर्टीज का भी आपको नोशनल रेंट टैक्सेबल करवाना पड़ेगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। भले ही आपने प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी बट वो खाली है, उस खाली प्रॉपर्टी का भी आपको नोशनल रेंट टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ी हार्डशिप थी बिल्डर्स के ऊपर। उस हार्डशिप को खत्म करने के लिए फाइनेंस एक्ट 19 में एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट पढ़ते हैं क्या आई। However, the annual value of the property being held as an stock in trade would be treated as nil। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका एनुअल वैल्यू होगा हम उसे जीरो मान लेंगे, आपकी एनुअल वैल्यू को हम जीरो मान लेंगे। जीरो मान लेंगे इसका मतलब क्या होगा कि वो टैक्स नहीं होगी। अगर टैक्स होगी भी तो कितनी होगी, 0 रुपए होगी। क्लियर? तो अमेंडमेंट आई कि अगर ऐसा है, आप बिल्डर हैं, आपने प्रॉपर्टी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, तो उसका जो एनुअल वैल्यू होगा उसे हम जीरो मान लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए। अमेंडमेंट आई है जिसमें ये लिखा है हम उसे 2 साल के लिए जीरो मान लेंगे। आगे का क्या होगा, नॉट येट क्लैरिफाइड। सो the annual value of the property being used as an stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of financial year in which certificate of completion or construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out during such period। क्लियर सा केस है, अगर कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो 2 साल तक के लिए हम आपका उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को निल एज्यूम कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे जीरो। लेकिन 2 साल कब से स्टार्ट होंगे, 2 साल उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से स्टार्ट होंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जो भी आप कहना चाहें, वो आपको रिसीव हो गया है फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी। लेकिन कंडीशन ये है प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई फिर तो बात ही खत्म हो गई ना डियर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई तो उस केस में तो आपको रेंट आई गया, एनुअल वैल्यू आई गई। क्लियर?
where the property consisting of any building and land appertaining thereto is held as an stock in trade and property, or any part of the property let out during the whole or part of the year, the annual value of such property or part of the property for the period of up to 2 years from the end of financial year in which certificate of completion of construction is obtained from the competent authority shall be taken to be nil. ये मैंने नीचे जो लिखा है दैट इज दी बेयर एक्ट लैंग्वेज, और ऊपर जो मैंने आपको लिख के दिया था दैट इज द एनालिसिस लैंग्वेज। सो दोनों का मतलब एक ही है। एनालिसिस कंक्लूजन कर लेते हैं इसका। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड की हुई है तो उसका नॉशनल रेंट आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ तक बातें समझ आती हैं। इसके बाद आता है डियर, अगर हमारा कोई बिजनेस है जिसका जिस जो बिजनेस ही हमारा लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज का है, मतलब हम बिजनेस ही प्रॉपर्टी को किराए पर देने का करते हैं। So the income earned by an SSC engaged in the business of letting out of a property on rent would be taxable as an business income। आप उसे बिजनेस इनकम लोगे, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोगे, बिकॉज यहाँ पर जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस है। यहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी किराए पर तो दे रहे हो, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ एज एन बिजनेस, इन द कैपेसिटी ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर, देन द इनकम वुड बी टैक्सेबल एज एन बिजनेस इनकम। Recently, the Supreme Court, in case of a Rayala Corporation Private Limited versus ACIT, held that income from letting out of a property on rent by an SSC engaged in the business of letting out is assessable as a business profit under Section 28। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दे दी है, जिसके बाद ये और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, मतलब आपका प्रॉपर्टी किराए पर देने का ही बिजनेस है, देन इन दैट केस इनकम वुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, रादर इट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। डियर, एक वर्ड आएगा हमारे इस चैप्टर में जिसको हम हो सकता है आगे जाके देखें, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है जहां पर आप मिला जुला किराया ले लेते हो। सम टाइम इट मे हैपेंस, आपने अपना एक प्रॉपर्टी रेंट पर दिया और प्रॉपर्टी के साथ आपने फर्नीचर भी रेंट पर दे दिया, अदर फैसिलिटीज भी रेंट पर दे दी। तो उस केस में क्या होता है, जब भी आप रेंट चार्ज करते हो, दैट रेंट इज टू बी कॉल्ड एज एन कंपोजिट रेंट। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The owner of property may sometime receive rent in respect of building as well as the other assets like furniture, plant and machinery, or for a different services provided in the building, example lift, security and power backup। So whenever you receive a rent, जो रेंट आपका प्रॉपर्टी से भी रिलेट करता है और उसमें कुछ अदर पार्ट है जो सर्विसेज का भी है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी और लिफ्ट, सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप। तो उस केस में जो रेंट आएगा हम उस रेंट को कंपोजिट रेंट कहेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपोजिट रेंट का मतलब है जुड़ा हुआ रेंट। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें इसका समझना है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अ कंपोजिट रेंट। अब मान लीजिए मुझे रेंट तो मिल गया, लेट्स से मेरे को 20,000 रुपए रेंट मिला, एनुअल वैल्यू मुझे 20,000 रुपए मिली, लेकिन अब उस 20,000 रुपए में कुछ पार्ट है जो मेरा फर्नीचर का है और कुछ पार्ट है जो मेरा बिल्डिंग का है, प्रॉपर्टी का है। तो अब ऐसे में क्या होगा, मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे डियर, या तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं या मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता हूं। मतलब या तो मैं कह सकता हूं कि आउट ऑफ दिस 20,000, 15,000 रुपए आपके बिल्डिंग से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और 5,000 रुपए आपका दूसरी चीजों का है। या फिर मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं, मतलब आई कैन नॉट सेग्रीगेट दिस 20,000 टू अ मल्टी मतलब मींस अ रेंट और अ सिक्योरिटी और अदर सर्विसेज। तो क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है, द सम एट्रीब्यूटेबल टू अ यूज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो सेपरेबल है, अगर वो अलग अलग हो सकता है, तो द सम एट्रीब्यूटेबल टू अ यूज ऑफ प्रॉपर्टी, जो पैसा आपका प्रॉपर्टी पर एट्रीब्यूटेबल है, इज टू बी असेस्ड अंडर इनकम अंडर सेक्शन 22 एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो आपका यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। The sum attributable to use of a service asset is to charge under the head PGVP or income from other source as the case may be। कब PGVP होगा, कब other source होगा, it depends on a situation to situation। If the same is not separable, मतलब वो 20,000 रुपए आप सेपरेट नहीं कर सकते, you cannot distinguish कि 20,000 रुपए में कितने रुपए आपके प्रॉपर्टी के हैं और कितने रुपए आपके अदर के हैं, then the whole sum is taxable either as business income or income from other sources as the case may be।
मैंने ऐसा इसलिए बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिकॉज इट डिपेंड ऑन योर नेचर। अगर आपका बिजनेस ही लेटिंग आउट का है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर हेड पीजीवीपी। बट अगर आपका बिजनेस नहीं है, इट्स अ वन ऑफ केस और टू, एक दो आप मतलब जनरली एज एन पार्ट टाइम करते हो, एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप करते हो, then it is definitely going to be taxable under head income from other source। यहाँ तक बातें क्लियर है? So dear, जो हमारा नेक्स्ट क्लास का वीडियो रहेगा वो इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, दैट इज आवर होल चैप्टर। इसी में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा पर्पस है रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना। सो यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलने के बाद मैं उसमें से माइनस कर दूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कीवर्ड मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, पेड। आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसको हम आगे जाके यूज भी करेंगे। जैसे ही मैं म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस होगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस में हमारे सामने दो डिडक्शन रहेंगी, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसको आप कहते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। जैसे ही मैं दो डिडक्शन माइनस कर दूंगा, मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। सो आप सबसे पहले देखिए, जो मैंने ऊपर ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा है ना डियर, दैट इज माय रियल इनकम। वो है मेरी रियल इनकम। मुझे 20,000 रुपए महीने किराया मिलता है इंटू 12 महीने, तो 12 इंटू 20,000, 2,40,000 रुपए जो बनता है वो मेरी रियल इनकम है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप किसी से पूछेंगे वो भी जानेगा। लेकिन क्या मैं 2,40,000 रुपए पर टैक्स दूंगा? द आंसर इज नो। आई हैव टू पे टैक्स ऑन अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस चार्ट। तो वो है मेरी टैक्सेबल इनकम। मुझे अब आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट्स, हाउस प्रॉपर्टी के जो जितने बचे हुए हमारे पार्ट्स हैं, उसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे हमें जीएवी कंप्यूट करना है, कैसे हमें म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, एनएवी कैसे निकलेगी, डिडक्शंस की कैलकुलेशंस कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पर क्या प्रोविजंस हैं, एंड फाइनली इनकम टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 2 में, जिसमें हम बातें करेंगे जीएवी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स की। अगर आपको मेरी वीडियोस, इस वाली वीडियोस या किसी भी वीडियोस से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, तो आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर एंड ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जल्द ही आंसर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।